नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की हमारी मैराथन क्लास में फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की अपनी इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं रसायन विज्ञान। आज के बाद आपको रसायन विज्ञान पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी टीआरई 4 के एग्जाम के लिए। अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देख लिया, लगभग आपके क्वेश्चन जो भी केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे वो आपकी आज की क्लास से ही देखने को आपको मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग क्लास के अंत तक जरूर जुड़े रहना, तभी आप इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है। उससे पहले हमने आपको जो भी मैराथन 3-4 प्रोवाइड करा दिए, जरूर आप उन समय निकाल कर उन सभी मैराथन वीडियोज़ को देखिए। वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन टीआरई 4 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की मैराथन क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के साथ ही आपका रसायन विज्ञान टॉपिक समाप्त हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने दिमाग में एक चीज़ अच्छे से बैठा लीजिए कि आप लोग ये ना सोचिए कि आपकी वैकेंसी कब आएगी। देखिए, आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए। अगर आपका एग्जाम 1 महीने बाद हो तो आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए उस टाइम। इस तरीके से आपको रेगुलर तैयारी करते रहना है। ये ना देखिए कि अब आपका एस्टेट होगा पहले, फिर कहीं आएगा टीआरई 4। देखिए, क्या एस्टेट आया उससे पहले किसी को पता था कि आपका एस्टेट भी आ सकता है? तो ऐसे ही टीआरई 4 आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग इसीलिए अपनी तैयारी कंटिन्यूस करते रहिए। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोगों को हमारी मैराथन क्लास पसंद आए अंत तक देखने पर, तो आप लोग जरूर अपने इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। कहता है पहला क्वेश्चन, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक समान रहता है, बढ़ जाता है या घट जाता है? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है। जो आपका शुद्ध पानी होता है उसकी तुलना में जो आपका अशुद्ध पानी का क्वथनांक होता है वो हमेशा जो है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखेंगे, वहाँ से आपको चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी। कहता है शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक आपके बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी में अशुद्धियाँ वाष्प के दबाव को कम कर देती हैं, जिसका अर्थ क्या होता है कि क्वथनांक तक पहुँचने के लिए आपके अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपका क्या है, वहाँ पर क्या है, आपका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी वजह से कहता है उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का क्वथनांक आपके 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जरूर आप लोग लिखकर एक बार देख लीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। कहता है कि हाइड्रोजन, देखिए क्वेश्चन सारे ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो याद रखना ये जो है आपके n² के समानुपाती होता है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं ब्रोह के मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का हाइड्रोजन परमाणु के n² के क्या होता है, आपके समानुपाती होता है। देखते हैं 432 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, कौन सी वह अभिक्रिया होती है जिसमें आपकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है? तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन आपका क्या है, अपचयन में घटती है या उपचयन में घटती है या अपोपचय अभिक्रिया में, किस में आपकी जो है ऑक्सीकरण संख्या घटती है? तो याद रखना ये आपके अपचयन में घटती है। एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन से संयोग के लिए होता है। दिए गए पदार्थ में तत्व के ऑक्सीकरण संख्या ह्रास अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। आप ये रिएक्शन भी समझ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 433 क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी आपकी इसमें से हो जाएगी, लिथियम की या बेरिलियम की या बोरान की? तो याद रखना परमाणु त्रिज्या पूछा गया, सबसे बड़ी आपकी इसमें से किसकी होगी? तो आप लोग इसका जवाब देंगे, सही जो जवाब हो जाएगा वो आपकी लिथियम की जो है परमाणु त्रिज्या हो वो आपकी सबसे बड़ी होती है। अब किस वजह से होती है, चलिए एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। कहता है किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए परमाणु त्रिज्या हम लोग किसके कहते हैं, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन के कक्षा के बीच की दूरी को हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या कहता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार दो बंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। बंधन के आधार पर परमाणु की अलग अलग त्रिज्या होगी, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता है।
अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किसका निश्चित दायरा नहीं होता है, तो वो आपके परमाणु का निश्चित दायरा नहीं होता है। इसलिए परमाणु की कोई भी त्रिज्या उनके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित नहीं की जाती है। उपयुक्त विकल्प में लिथियम की परमाणु त्रिज्या 167 पीएम सर्वाधिक है। अन्य विकल्पों में आपके बेरिलियम तथा बोरान की जो है परमाणु त्रिज्या वो आपके 112 पीएम तथा उसकी कितनी होती है 87 पीएम। नोट करके क्या कहता है कि जो बात दे रखी है उसको भी हम लोग समझते हैं। कहता है फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक 348 पिकोमीटर होती है। ठीक है, ये सब आपके पिकोमीटर हैं, इनको भी आप लोग याद रखना। तथा हीलियम की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होती है कितनी, आपकी 0.208 नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो नोट वाली बात भी आप समझ गए होंगे। 434 नंबर क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो, तो इसीलिए क्वेश्चन पर आप 4 बार अगर वी बना लेंगे तब भी आपका कम नहीं होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो जब आप ज़बरदस्ती फल को पकाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप लोग किस गैस का प्रयोग करेंगे, ऐसा पूछा गया है। तो याद रखना उसके लिए हम लोग एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं कच्चे फल को पकाने के लिए। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रंगहीन गैस है, तो आप लोग जवाब देंगे एथिलीन। कहता है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है, इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है, इसीलिए आपके फल पकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा फल एथिलीन गैस के माध्यम से पकाए जाते हैं, लेकिन किस वजह से, क्योंकि जो आपकी एथिलीन होती है वो आपके हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके आपके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है, तभी आपके फल पक जाते हैं। कहता है ये उत्पाद फलों के पकने की प्रक्रिया में तेज करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 435 नंबर क्या कहता है। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया होती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना ये जो आपकी अभिक्रिया होती है जिसमें आपके क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया जब करेंगे तो आपका सोडियम क्लोराइड और जल बनती है, तो ऐसी अभिक्रिया जो है वो आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका HCl हो जाएगा। जब इनकी आप रिएक्शन करेंगे तो ये आपका सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl, और साथ में आपका क्या बनेगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 436 नंबर क्या कहता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से आपके हम 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको 3-4 क्वेश्चन यहीं से तैयार होंगे। तो इमली, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इमली में आपके टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इसके साथ में अगर यहाँ पर अंगूर पूछे तब भी आपके अंगूर में भी आपके टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए एक्सप्लेन देखेंगे, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार होंगे। सबसे पहले एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पर हम 2-3 बार चीज़ों को रिपीट करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए। सिरके में अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो एसिटिक अम्ल, सिरके में कौन सा अम्ल, तो आप लोग बोलेंगे एसिटिक अम्ल। सेब में अगर पूछा जाए कौन सा अम्ल, तो आप लोग बोलेंगे मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल, मेलिक अम्ल। फिर कहता है दूध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूध में पूछा जाए कौन सा अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। नींबू के रस में अगर पूछा जाए कौन सा अम्ल मिला होता है, तो आप लोग बोलेंगे इसमें सिट्रिक अम्ल मिला होता है, नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल। और अंगूर तो हमने आपको ऊपर बता ही दिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर आना तय है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, इनको जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 437 नंबर कहता है लोहे के बुरादे में जब आप तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ऐसा पूछा गया है। तो जब कभी भी आप लोहे के बुरादे में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपके हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का क्या होता है, उत्पादन होता है। किसका किसका उत्पादन होगा, आपके हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का क्या होगा, उत्पादन होगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है लोहे के बुरादे में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। आप देख सकते हैं ये आपका लोहे का सूत्र हो जाएगा Fe, और ये आपका तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा HCl। 2HCl लेंगे जब आप इसकी
रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपके H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकल आई। उसके अलावा क्या है, आपका आयरन क्लोराइड का क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा। तो आप रिएक्शन भी इसको भी 1 से 2 बार कॉपी में करके देख लीजिए। कहता है धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर नमक और गैस उत्पन्न होता है। 438 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी काफ़ी आप लोग ध्यान से समझिए। और यहाँ पर भी हो सकता है हम आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार कराएं। कहते हैं निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है। तो pH अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 7 से अधिक किसका होता है, तो याद रखना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके रक्त प्लाज्मा का जो है pH मान आपके 7 से अधिक होता है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है मानव रक्त प्लाज्मा का pH मान आपके 7.4 से अधिक है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता और या क्षारीयता को मापने का मापक हम लोग क्या कहलाता है, ये आपका pH मान कहलाता है। अम्लता और क्षारीयता को मापने का जो मापक होता है वो आपके pH मान कहलाता है। pH मान पैमाना आपके 0 से 14 तक निर्धारित होता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि pH मान पैमाना कहाँ तक निर्धारित होता है, तो आपके 0 से 14 तक निर्धारित होता है। pH मान 7 वाले पदार्थों को उदासीन पदार्थ माना जाता है, यानी जिनका pH मान 7 होता है वो आपके कौन से पदार्थ माने जाते हैं, वो आपके उदासीन। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस लाइन को जरूर आप लोग लिखिए। जो जिनका pH मान 7 या फिक्स 7 होता है तो वो आपके उदासीन पदार्थ माने जाते हैं, और 7 से ऊपर जिनका होगा वो आपके क्षारीय माने जाते हैं। 7 से ऊपर मतलब कौन से हम लोग, वो आपके क्षारीय, और 7 से जिनका कम होता है pH मान वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये तीनों बातें आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है। उदासीन मतलब जिनका 7 हो, और जब बोले कि 7 से ऊपर जिनका होता है वो आपके क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और 7 से कम जिनका होगा वो आपके कौन से होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। ये तीनों बातें याद रखोगे तो इससे संबंधित आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 439 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, अकार्बनिक रसायन। इससे संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और जो आपके TRE4 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। कहता है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं, जब आप पेंसिल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो जो हम लोग पेंसिल बनाने के लिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ढेर सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, तो हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं पेंसिल का लेड बनाने के लिए, ग्रेफाइट का। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कहता है लेड पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और इसमें कमजोर सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधी कार्बन परमाणुओं की फिसलन युक्त परतें होती हैं। कैसी परतें होती हैं, जो आपकी फिसलन युक्त परतें होती हैं वो आपकी होती हैं इसमें। कहता है जिसके कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है और इसे भारी मशीनों में ठोस स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है और ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक भी है। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अगर पूछा जाए कौन है, तो आप लोग जवाब देंगे ग्रेफाइट आपका हो जाएगा। तो यहाँ से सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं 440 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है आपका, मेथेनॉल होता है या हेक्सेनॉल होता है या एथेनॉल होता है। बात पूछी गई आपसे, क्वेश्चन पूछा गया एल्कोहल पेय के लिए, यानी एल्कोहल पीने के लिए सबसे उपयुक्त आपका इनमें से कौन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना इसका सही जवाब आपका एथेनॉल हो जाएगा। अब क्यों होगा एथेनॉल, तो इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहता है एथेनॉल निर्जल एथिल अल्कोहल, जिसका आपका सूत्र होता है C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसे गेहूँ, मक्का, गन्ने तथा शक्कर आदि से उत्पादित किया जा सकता है। इसमें स्टार्च की मात्रा आपकी कैसी होती है, काफ़ी अधिक यानी उच्च होती है। एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में भी किया जाता है, जबकि मेथेनॉल तथा हेक्सेनॉल आदि जैसे एल्कोहल शराब के रूप में ही पीने के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। कहता है मेथेनॉल का अर्धसूत्र आप लोग जानते होंगे क्या होता है, CH3OH होता है। ये जो यहाँ पर दे रखा था गलत है, ये आपका एथिल अल्कोहल का दे रखा गया है। कहता है इसे कास्ट एल्कोहल या कास्ट स्पिरिट क्या कहते हैं, कास्ट एल्कोहल कहेंगे या तो कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि पहले इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था। यह अत्यंत विषैला होने के कारण पीने के लिए क्या होता है आपका अनुपयुक्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 441 नंबर क्या कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कहता है पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला आपका यौगिक इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो याद रखना, जब पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला जो यौगिक होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। CaHCO3 का होल ट्वाइज हो जाएगा इसका सूत्र। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है वह यौगिक जो पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है वो आपका कैल्शियम बाई कार्बोनेट है, CaHCO3 का होल ट्वाइज। नोट क्या कहता है, पानी की कठोरता बाई कार्बोनेट, सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण भी होती है। ये भी याद रखना, किसके किसके कारण होती है पानी की कठोरता। तो सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण भी आपका क्या होता है, पानी में कठोरता पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है अम्ल जो अम्लीय केमेनोफोर का रंग नष्ट कर सकता है वो आपका कौन सा अम्ल होगा, इनमें से पूछा गया। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो वो आपका C6H8O7। इसको हम लोग, ये जो आपका केमेनोफोर होगा इसको हम लोग पूछा जाए क्या बोलते हैं, तो केमेनोफोर होता है ये आपका पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ठीक है। और ये जो आपका C6H8O7 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी याद रखना, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड ऐसा अम्ल है जो अम्लीय विलयन का रंग को क्या कर देता है, नष्ट कर सकता है। चलिए एक्सप्लेन देखेंगे क्या कहते हैं। कहते हैं अम्ल जो अम्लीय विलयन केमेनोफोर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग नष्ट कर सकता है वह C6H8O7 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। C6H8O7 का नाम जरूर याद रखना, साइट्रिक एसिड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है। तो पूछा गया निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी। तो याद रखना इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा उसकी चाल जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो आपकी C/137 हो जाएगी। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल आपके C/137 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 444 नंबर, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र, ये जो आपको दे रखा गया Al2O3 2SiO2 और 2H2O पूछा गया, ये किसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा इनमें से। क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर कॉपी में लिख लेना। 444 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है Al2O3 2SiO2 और 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। तो मोनाजाइट का है या चीनी मिट्टी का है, रेत का है। तो याद रखना ये जो है आपकी चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा क्या, Al2O3 2SiO2 2H2O। इसको आप लोग जरूर लिख कर देख लेना 1 से 2 बार कॉपी में, तो आपको ये यहीं पर 100% क्लियर हो जाएगा, या आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा ये क्वेश्चन। कहता है Al2O3 2SiO2 2H2O चीनी मिट्टी का आपके रासायनिक सूत्र है। इससे पहले आप लोगों को बहुत कम ही लोग होंगे जो ये सूत्र इसका जानते होंगे। कहता है चीनी मिट्टी या केओलिनाइट एक प्रकार की सफ़ेद या सुघट मिट्टी होती है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। इसका जो रासायनिक संगठन होता है ये आपके जलयुक्त एल्यूमिनो सिलिकेट है। इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, एल्यूमिनो सिलिकेट भी इसको बोलेंगे क्या, Al2O3 2SiO2 2H2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 445 नंबर क्या कहता है आपसे। कहता है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी, गिरेगी या वैसी ही बनी रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। जब आप मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक अगर आपने टुकड़ा डाला है तो बर्फ के पिघलने पर पूछा गया जो आपकी मिट्टी के तेल की सतह मतलब उठेगी, गिरेगी या वैसी ही बनी रहेगी। तो याद रखना वो आपकी क्या हो जाएगी, गिरेगी सतह। अब किस वजह से गिरेगी इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहते हैं पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ हैं, फिर भी बर्फ के टुकड़े को मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ अपने आकार के 3/4 भाग के बराबर तेल को क्या करती है, आपके विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपर सतह उठती है, यानी जब आपकी बर्फ़ डाली जाएगी तो तेल की सतह क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। परंतु फिर क्या होता है बाद में,
बर्फ़ के पिघलने पर पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह को क्या करता है, आच्छादित कर लेता है तथा तेल की सतह के स्तर जो है वो आपका गिरकर अपनी प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेता है। यानी जो पहले जितना आपका तेल था, जब आप उसमें बर्फ़ डालेंगे तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा तेल की मात्रा, लेकिन जब बर्फ़ अपनी अवस्था में यानी पानी में बदल जाएगा तो जो तेल की मात्रा पहले थी वही हो जाएगी। ऐसा इसका एक्सप्लेन कहता है आप लोगों से। ठीक है, तो आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, कार्बनिक रसायन। अब देखिए, इससे संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और जो भी पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं 446 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ढेर सारे एग्जामों में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। कहता है माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली जो सतह होती है वहाँ पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक कौन सा होता है। जहाँ से आप लोग माचिस की तीली को जलाते हैं वहाँ पर पूछा गया कौन सा घटक मौजूद होता है। तो पोटेशियम क्लोरेट मौजूद होता है या फास्फोरस मौजूद होगा या ग्रेफाइट। तो याद रखना उस सतह पर जो आपका घटक मौजूद होता है वो आपका फास्फोरस होता है। अब चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन आपसे कहता है माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक आपका लाल फास्फोरस है तथा बारीक पिसा हुआ कांच का पाउडर भी इसमें होता है। लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, कैसा पदार्थ है, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जब माचिस की तीली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण जो होता है वो गर्मी के कारण क्या करता है, लाल फास्फोरस माचिस की तीली में जो मौजूद आपके होते हैं पोटेशियम क्लोरेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण क्या होता है, उनके बीच जो है अग्नि की लौ उत्पन्न होती है और माचिस की तीली आपकी जल उठती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा कि इसमें जो घटक होता है फास्फोरस होता है, लेकिन इसका जलना पूरी प्रक्रिया आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो आप इसके एक्सप्लेन से अच्छे से समझ सकते हैं सारी चीज़ें, किसकी प्रतिक्रिया से आपकी जो है माचिस की तीली जलती है। अब देखते हैं 447 नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो जो आपका क्षारीय लेड कार्बोनेट होता है इसका व्यापारिक नाम जो होता है वो आपका सफेदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है सफ़ेद सीसा या बेसिक लेड कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है। कैसे यौगिक हैं आपके, रासायनिक यौगिक हैं, जिसका रासायनिक सूत्र भी आप लोग जरूर एक बार लिख कर देख लीजिए। PbOH का होल ट्वाइज 2PbCO3 होता है। आगे नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है ध्यातव्य है कि सफ़ेद सीसा एक सफ़ेद पाउडर है जो पानी में क्या होता है, अघुलनशील है, लेकिन तनु एसिड में घुलनशील है। इसकी उच्च अपार, नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है इसकी उच्च अपारदर्शिता और प्रकाश और मौसम के संपर्क को झेलने की क्षमता के कारण इसका उपयोग पेंट में किया जाता है, सफ़ेद रंग द्रव्य के रूप में भी किया जाता है तथा जीवाणु रोधक गुण होने के कारण इसका प्रयोग जो है हम लोग सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग करते हैं इसका। हालांकि यह एक अत्यधिक विषैला होता है और सांस लेने में क्या करता है, जोखिम पैदा करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सफ़ेदा के बारे में। अब देखते हैं 448 नंबर क्वेश्चन। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक से बने लवण को pH मान कितना होगा। तो इससे पहले हमने आपके साथ जो एक्सप्लेन डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से समझा होगा तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। जब बात करें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की, तो वहाँ पर जो बना लवण होगा उसका pH मान कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा, यानी <7। देखते हैं क्या एक्सप्लेन कहता है, फिर से एक बार पढ़ लेंगे। कहता है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान 7 से कम होता है, जबकि दुर्बल अम्ल की बात की जाए, प्रबल क्षारक जब होगा तो उससे जो बना लवण आपका होगा वो क्या होगा, उसका pH मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, दुर्बल अम्ल जब होगा और प्रबल क्षार होगा तब pH मान 7 से अधिक होगा, और जब प्रबल अम्ल होगा दुर्बल क्षार होगा तो उसका pH मान 7 से कम होगा। अब उदासीन विलयन का आप लोग जानते हैं, जिसका pH मान आपका 7 होता है, जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार से बनता है। यहाँ पर सारी चीज़ें प्रबल ही रहेंगी, अगर दुर्बल नहीं तो दुर्बल ही रहेंगी जब आपका उदासीन विलयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है।
देखते हैं अम्ल क्षार का आपका संकेतक कौन सा हो जाएगा। कहता है सिरका होगा या हल्दी होगी या खाने वाला सोडा होगा या एक से अधिक। तो याद रखना जो आपका अम्ल क्षार का संकेतक होगा वो आपका यहाँ पर टर्मरिक यानी हल्दी हो जाएगी। अब किस लिए हल्दी होगी एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर आपके कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। पहली लाइन आप समझ गए होंगे। दूसरी लाइन आपसे कहती है तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। दो बातें यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे अम्ल और क्षार के बारे में। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपके खट्टे होते हैं, और अगर क्षार पूछा जाए स्वाद में कैसे होते हैं तो ये आपके कड़वे होते हैं। आगे नेक्स्ट लाइन कहती है अम्ल का पीएच 7 से नीचे होता है। अम्ल का पीएच कितना होता है, 7 से नीचे, और क्षार का पीएच आपका 7 से ऊपर होता है। इन्हें पहचानने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो अम्ल क्षारक सूचक का प्रयोग करते हैं। अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचकों में आपका हल्दी, लाल बंद गोभी का पत्ता, गुड़हल, फूल आदि शामिल हैं। कहता है हल्दी पीले रंग की होती है, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, हल्दी आपकी पीले रंग की होती है। कहता है इसे अम्लीय विलयन में डालने पर यह पीली ही रहती है। ये भी बात याद रखना है, जब हल्दी को आप अम्लीय विलयन में डालेंगे तो इसका रंग जो है वो पीला ही रहेगा। नेक्स्ट लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है क्षारीय विलयन में डालने पर यह कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हल्दी को किस विलयन में डाला जाए कि उसका जो रंग है वो कैसा हो जाए, लाल, तो आप लोग बोलेंगे क्षारीय विलयन में डालने पर हल्दी का रंग आपके लाल हो जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। आगे देखते हैं 450 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कहता है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो याद रखना ये रिएक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी। जब आप शुष्क बुझे की क्रिया क्लोरीन से गैस से कराएंगे तो वहाँ पर आपका विरंजक जोड़ का निर्माण होता है। चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहता है शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH का होल ट्वाइज और क्लोरीन गैस Cl2 की क्रिया से करने पर आपका विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ये भी बात याद रखना। ये हो सकता है एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से क्वेश्चन पूछा जाए। इसका सूत्र जरूर याद रखना, CaOCl2 होता है। अब आप रिएक्शन देख सकते हैं, बुझा हुआ चूना की जब क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराई हम लोगों ने तो आपका क्या रिएक्शन, आप लोग एक बार जरूर कॉपी पर इसको करके देखिए। कहता है यह प्रतिक्रिया कमरे के ताप पर होती है। या प्रतिक्रिया आपके कहाँ पर होगी, कमरे का जो भी टेम्परेचर होगा वहाँ पर होगी, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का क्या होता है, आपके ये मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण होगा, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये यहाँ पर कोई चैप्टर आपका नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपके विविध प्रकार के पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कोई भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है, और कुछ जो क्वेश्चन आपके विविध प्रकार के आते हैं वो भी अब डिस्कस करने वाले हम लोग हैं। तो चलिए देखते हैं। कहता है किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में, यानी किसी ईंधन की जो दक्षता होती है वो किस संदर्भ में व्यक्त की जाती है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके घनत्व के रूप में या उसके कैलोरी मान के रूप में या उसकी मात्रा के रूप में। तो याद रखना किसी ईंधन की दक्षता को जब आप संदर्भ करेंगे तो हमेशा उसके कैलोरी मान के रूप में व्यक्त करते हैं। तो भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखेंगे। कहता है किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह उस ईंधन की क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। तो याद रखना जो आपकी ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा वो क्या कहलाएगा, ईंधन की दक्षता कहलाता है। कहता है ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में मापा जाता है। किस मात्रा के रूप में मापा जाता है, जो 1 किग्रा ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। ईंधन की दक्षता मापने की इकाई, इसको जरूर आप लोग लिखिए एक बार। जो आपके ईंधन की दक्षता होती है इसको मापने की इकाई जो होती है वो आपकी कौन सी होगी, जूल प्रति किलोग्राम। कौन सी, जूल प्रति किलोग्राम। 452 नंबर क्वेश्चन कहता है धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है।
पेट्रोलियम का, कोक का या कोल तार का, या एक से अधिक। तो याद रखना, जब बात की जाए आपसे धातु निष्कर्षण के बारे में तो वहाँ पर जो हम लोग है कोक का उपयोग करते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं किस तरीके से हम लोग कोक का उपयोग करते हैं। कहता है धातुओं के अयस्कों में धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। एक लाइन एक बार फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिए। धातु के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? आपके कोक का। कहता है कोक का प्रयोग धातुकर्म प्रक्रिया में एक अपचायक कारक के रूप में भी होता है। किस कारक के रूप में? आपके अपचायक कारक के रूप में होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है तथा साथ ही साथ जल गैस और प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में भी कोक का प्रयोग किया जाता है। कहता है कोक कार्बन का क्या होता है? कोक किसका रूप है? ये आपके कार्बन का एक रूप होता है। यह कठोर सारंध्र तथा भूरे काले रंग का पदार्थ होता है। किस तरीके का होता है? कठोर होता है, सारंध्र भी होगा और कलर इसका कैसा होगा? भूरे और काले रंग का पदार्थ होता है, जिसमें लगभग आपके कितने % कार्बन होता है? ये बात जरूर आप लोग एक बार लिखिए। 98% आपका इसमें कार्बन होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। भाई अपने आप में 100% में कोई चीज़ 98% है तो लगभग वो आपके अपने आप में क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से शुद्ध रूप हो जाएगा उसका। फिर कहते हैं जलने पर ये बहुत कम धुआं भी उत्पन्न करता है। जलने पर क्या करता है? बहुत कम आपके धुआं उत्पन्न करता है। अब देखते हैं 453 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अनुलिपीकरण समापन त्रिक होता है। कब त्रिक होगा? तो जो आपका अनुलिपीकरण समापन होगा ये आपसे पूछा गया त्रिक कब होगा? UAA में, UAU में या UGC में। तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा वो अनुलिपीकरण समापन जो है वो आपके UAA में कैसा होता है? त्रिक होता है। एक्सप्लेन पढ़ेंगे, वहाँ से सारी चीज़ें आपको 100% क्लियर हो जाएंगी। कहता है कि अनुलिपीकरण समापन त्रिक UAA होता है। ये बात जरूर याद रखना। अब आगे नेक्स्ट लाइनें देखते हैं। समाप्ति के लिए कोडन UAA और UGA है। इस अवस्था में अंततः प्रोटीन संश्लेषण कोडन नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्टॉप कोडन नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बंद बनाकर अनुलिपीकरण के अंत का संकेत भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होगा? फल हो जाएंगे या विंटर ग्रीन फल हो जाएंगे या पेट्रोलियम हो जाएगा? इसका जवाब सही आप लोगों का जो हो जाएगा, जो आपके एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनका जो मुख्य स्रोत आपका होगा वो आपके पेट्रोलियम हो जाएंगे। अब देखते हैं किस वजह से होंगे। चलिए एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। कहता है कि एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत आपके पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें आपके कार्बन परमाणु का एक बंध वलय से जुड़ा होता है। कैसे यौगिक होते हैं? जिसमें जो आपका कार्बन परमाणु होता है उसका एक बंध जो होता है वो वलय से जुड़ा होते हैं। इस वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक पाई इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉन को किस्सा करता है? साझा करता है। कौन सी कक्षा में? आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? साझा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट लाइन कहती है एरोमेटिक यौगिकों में एक विशेष गंध भी होती है। ये भी याद रखना, एरोमेटिक जो आपके यौगिक होते हैं इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है? आपकी गंध भी होती है। 455 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट से पूछा गया। कहता है साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट या सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो याद रखना जो आपके साबुन और डिटर्जेंट ये स्रोत हैं तो ये किसके स्रोत हैं? इसको आप लोग जरूर 1 से 2 बार लिख कर देख लेना। ये आपके उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा इसका जवाब, क्योंकि ये आपके ग्लिसरॉल के भी स्रोत हो जाएंगे और आपके पॉलीफॉस्फेट के भी स्रोत हो जाएंगे और लास्ट जो आपका ऑप्शन है सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन सभी साबुन और डिटर्जेंट के क्या हैं? आपके ये प्रदूषक हो जाएंगे। ये किसके प्रदूषक हैं? आपके साबुन और डिटर्जेंट के। कौन कौन से? ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 456 नंबर क्या कहता है। कहते हैं निम्नलिखित में से किसकी
ऑक्टेन संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं इनमें से किसकी ऑक्टेन संख्या आपकी शून्य हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन है आइसो ऑक्टेन का या नियो ऑक्टेन का या एन ऑक्टेन का। तो याद रखना जो आपकी शून्य हो जाएगी ऑक्टेन संख्या वो आपकी इसमें से हो जाएगी किसी की भी नहीं। ठीक है, इसमें से किसी की भी आपकी ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं होती है। अब देखते हैं, कहते हैं पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक ऑक्टेन संख्या कहलाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होगी। आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 होती है तथा एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना कि जो आपका एन हेप्टेन अगर यहाँ पर ऑप्शन होता तो वही आपका सही होता। तो अब फिर से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है तो आप लोग वहाँ पर लिख लेंगे एन हेप्टेन। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है कि क्रमिक पोषी स्तर पर विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो देखते हैं जो आपके विषाक्त पदार्थ होते हैं उसकी सांद्रता को वृद्धि को हम लोग सुपोषण कहेंगे या जैव आवर्धन कहेंगे या जैव संचय कहेंगे। तो याद रखना जो आपके क्रमिक स्तर में जो आपके विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को हम लोग जो है क्या बोलेंगे? उसको हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब किस वजह से कहते हैं जैव आवर्धन, अगर उसको समझना है तो आप लोग एक्सप्लेन ध्यान से समझिए। कहते हैं क्रमिक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। जरूर याद रखना, इस लाइन को 2 से 3 बार आप रिपीट जरूर कर लेना। कहता है जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनिम्नकरणीय प्रदूषकों को बढ़ती मात्रा का क्या है? संचय है। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है जैव आवर्धन के प्रमुख कारण कौन कौन से हो जाएंगे? अवैज्ञानिक कृषि हो जाएगी, कार्बनिक तत्व भी हो जाएंगे और आपके औद्योगिक गतिविधियां भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषी स्तर वाला जो टॉपिक है आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं 2-3 क्वेश्चन देखे गए आपके एग्जाम में। कहता है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाएगा या रूपात्मक आवर्धन के रूप में या तापजनक आवर्धन के रूप में? तो याद रखना इस रासायनिक संचय प्रक्रिया को हम लोग जैविक आवर्धन के रूप में जानते हैं। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेन हम लोग पढ़ते हैं। कहता है प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा को खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचय को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषों जैसे कि गैर अपघटनीय पदार्थों को जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, इसलिए वे भोजन के साथ साथ अगले पोषी स्तर के जीवों में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म जो है पूछा गया क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं या गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं या अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले आपके बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें से जो कोलीफॉर्म के लिए आपका सही जवाब हो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया हो जाएगा। कोलीफॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या होते हैं? जो आपके प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेन कहता है प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहा जाता है। किस समूह को? जो आपके आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को हम लोग कोलीफॉर्म कहते हैं। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भूसतह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों में भी आपके पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो आपकी भूसतह के जल में और मिट्टी तथा पौधों में पर भी ये आपके कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तथा यह जो है काफ़ी ये जो है हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। ये भी याद रखना जो आपके कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं ये हानिकारक होते हैं या नहीं, तो आप ये भी लाइन याद रखना ये जो है आपके हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते। इन पर भी आप कम से कम 4-5 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वी बना लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। कहता है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती क्योंकि जो भाई खाने के डिब्बे होते हैं कह रहा है वहाँ पर जिंक की बजाय वहाँ पर टिन की परत किस लिए चढ़ाई जाती है, इसकी पीछे की वजह आपसे पूछी गई है। तो कहता है जिंक जो है टिन की तुलना में महंगा होता है, ऐसा तो नहीं है।
सेकंड ऑप्शन आपसे कहता है टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। जी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सी ऑप्शन कहता है टिन की तुलना में जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है। ये बात आपकी सही हो जाएगी। जो आपके टिन की तुलना में जिंक क्या है, वो अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसीलिए हम लोग जिंक की बजाय किसकी परत चढ़ाते हैं, टिन की परत चढ़ाते हैं। तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप समझ गए होंगे कि टिन की तुलना में जिंक जो है आपका अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए हम लोग जो है टिन की बजाय जिंक की परत का प्रयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ पर जिंक की बजाय हम लोग किस परत का प्रयोग करते हैं, टिन की परत का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब आसानी से समझ गए होंगे। जो टिन की तुलना में जिंक है अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है। जो भी आपके खाने के डिब्बे होते हैं, एक्सप्लेन पढ़ेंगे, वहाँ से चीज़ें आपको 100% क्लियर हो जाएंगी। कहता है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। या भोजन में पाए जाने वाला साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त भी बना देता है। ये भी बात याद रखना, कैसा बना देता है आपके भोजन को, एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके विषाक्त बना देता है। आज की क्लास में आपके जो भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए, क्योंकि आपके इस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। 30 ही क्वेश्चन इस टॉपिक से अभी तक पूछे गए थे, वो हमने सारे आपको विद एक्सप्लेन डिस्कस कर लिए। अब जो भी आपका बायोलॉजी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसमें आपका लगभग हो सकता है 100 से 150 क्वेश्चन हो, तो वो थोड़ा सा टॉपिक बड़ा होने वाला, इसीलिए हमने आज की मैराथन में संपूर्ण केमिस्ट्री को हमने कवर कर दिया है। ठीक है, रसायन विज्ञान आपकी पूरी आज ही से समाप्त हो जाएगी। अब अगर आप लोगों को हमारी ये मैराथन क्लास जिस तरीके से हम पूरी शिद्दत से आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, दिन पर दिन बेहतर कंटेंट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करें, उसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी भी उतनी ही शिद्दत से करिए। कोई भी दिन ऐसा ना जाने दीजिए जिस दिन आपको लगे कि हमने आज नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई भी दिन ना जाए। हर दिन ऐसा लगे कि हमने आज अपनी तैयारी में अपना 100% दिया है। को अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहना है कि आपका अगर एग्ज़ाम 1 महीने बाद हो तो आपकी तैयारी उस टाइम 100% होनी चाहिए। बस इस तरीके से आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। और जैसे कि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों से लास्ट में हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। आपका लाइक करने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा लाइक करने से ज़रूर कुछ बन सकता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों को ज़रूर अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर 1 से 2 लोगों में शेयर करके जाना। और वीडियो हमने आपको संपूर्ण घटना चक्र की कल हमने बुक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है। तो जो भी छात्र इस वीडियो के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और वहाँ पर आपको बीपीएससी टीआरई फोर्स से कोई भी किताब, कोई भी कंटेंट अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो सारी बुक की PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपके टीआरई 4 के एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने की क्षमताएँ रखती हैं। ठीक है, तो आपको 100% जाकर जुड़ जाना है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण घटना चक्र प्रोवाइड कराई है। सारे PDF जो अभी तक हमने क्लास ले चुके हैं वो भी प्रोवाइड करा दिए। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट करते रहिए। जिस तरीके से आप लोग हमसे जुड़े हैं ऐसे ही जुड़ते रहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।